नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम जीएस के एनालिसिस देखने वाले, साथ में एक दो प्रश्न जो हिंदी का भी मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 के एशियाई खेल में ध्वजवाहक कौन थे? अगर बात करें, उद्घाटन के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन थे। अगर बात करें समापन समारोह के, तो पी.आर. श्रीजे जो है ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन शनिवार को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के होंगजाओ में एशियन गेम 2023 के उद्घाटन समापन के दौरान भारतीय दल का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं किया गया? अगर बात करें, नर्मदा, महानदी, तापी, पेरियार और कृष्णा जैसी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का जिक्र है। इनमें से सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज्यादा है। ऋग्वेद में जिक्र करने वाले कुछ नदियां जान लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। इनमें सबसे पहले गंगा का जिक्र है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे अहम नदी बताया गया है। यह सप्तम सैंधव क्षेत्र के सीमा हुआ करता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और दूसरी सबसे अहम नदी माना गया है। इसे प्लाछवती, वेदसवती और वेतवती भी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती का अनवती और उदकवती के रूप में जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानकारी। ऋग्वेद एक प्राचीन ग्रंथ है और यह देवी देवताओं को समर्पित 1028 वैदिक संस्कृत सूक्त और 10,600 ऋचाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 46 यानी कि अनुच्छेद 46 से पूछा गया था। इसमें जो है कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति और शालीन जीवन स्तर देना है। अगर बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें, इसका मकसद सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करना है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जान लीजिए डीपीएसपी के। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। अनुच्छेद 39 में पुरुष और महिलाओं को समान रूप से जीविका के साधन और समान वेतन देना है। अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता जैसी परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 44 भी जान लीजिए, इसमें समान सिविल सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। अनुच्छेद 46 में तो अभी बता ही दिए, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, बेहतर काम स्थिति और शालीन जीवन स्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असम में फसल कटाई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? ये जो है बिहू नृत्य और बगुरम्बा नृत्य, जो ऑप्शन में था वो आपको क्लिक करना था, जो फसल कटाई के दौरान किया जाता है। बिहू एक लोक नृत्य है, वहीं बगुरुम्बा नृत्य वसंत ऋतु में आयोजित होने वाला त्योहारों के दौरान किया जाता है। बिहू नृत्य एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला एक साथ नृत्य करती हैं। बिहू नृत्य में ड्रमर यानी कि धुलिया का बहुत महत्व होता है। बिहू नृत्य में ढोल, पेपा और ताल जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। बिहू नृत्य में नर्तक अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। बगुरम्बा नृत्य में वसंत ऋतु में आयोजित होने वाला त्योहारों के दौरान किया जाता है। असम में मनाए जाने वाले बिहू त्योहार में रोंगाले बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है, कार्तिक बिहू और माघ बिहू जो भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। यानी 3 प्रकार के बिहू का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? 2003 में मिला था। सोनल मानसिंह को साल 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वह पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी है और ये जो है ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह के बारे में जानकारी जान लीजिए। सोनल मानसिंह का जन्म 30 अप्रैल 1944 को हुआ था। वह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। उन्हें साल 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 भी जीता है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाया है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्मान मिला है। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसका जो 2024 से रिलेटेड तो आतिशी मार्लेना हो जाएगा। और इससे पहले की बात करें तो केजरीवाल के इस्तीफा 31 सितंबर 2024 से दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है आतिशी मार्लेना, लेकिन इससे पहले पूछा गया होगा तो केजरीवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार और एस सिंधु है। अगर बात करें भारतीय निर्वाचन का आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? सभी को पता है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगर बात करें भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच चला था। इस योजना का मकसद रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर ध्यान देना था। साथ ही कृषि उत्पादन और सुरक्षा में आत्मनिर्भर हासिल करना भी इसका मकसद था। इस योजना के तहत की गई कुछ प्रमुख गतिविधि जान लेते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP की शुरुआत किया गया था। कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किया गया था। कई सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। पर्यटन का विस्तार, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन। इस योजना की कुछ खास बात जान लीजिए। यह योजना का लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% था, जबकि वास्तविक दर 4.8 रहा था। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने खारिज कर दिया था। और पंचवर्षीय योजना का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रदीप से संबंधित प्रश्न था जो खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं मिला है, ये किसके बारे में पूछा गया है? अगर बात करें प्रदीप नरवाल के बारे में पूछा गया होगा तो ये कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व में होते हैं। कबड्डी कोर्ट डॉज बॉल गेम जितना बड़ा होता है। कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है, जिसमें 2 हिस्सों में बांटती है। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप 13 × 10 मीटर का होता है। अगर वहीं प्रदीप कुमार बनर्जी के बारे में पूछा जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन ठुमक्का गीत किसने गाया है? इसके गायक की बात करें तो अमित त्रिवेदी, लाभा जंजुआ, सोनू कक्कर और नेहा कक्कर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में था आपको उसका अनुसार इसका टिक करना था। अब गाने के भी प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं, इसलिए आपको गाने सभी याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। उन्हें कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए थे। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया था। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों को प्रणाम देते हुए हिंदू समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रमुख ग्रंथ लिखा था। उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर से किस महासागर का निर्माण हुआ? देखिए एग्जैक्ट प्रश्न जो है मिलते नहीं है, क्योंकि सभी प्रश्न जो बच्चों को याद होता है वो बहुत जो है अटपटांग होते हैं। उसको सही करके यहाँ पर लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो वही रहते हैं, लेकिन उसे पूछने का तरीका, वो बोलने का तरीका जो गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रश्न आपको वही मिलेंगे, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के हिस्सा है और अरब सागर हिंद महासागर का एक त्रिभुजाकार सागर है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के बीच स्थित है। अगर बात करें दुनिया के 5 महासागर कौन कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेजिंग पावर किस पर निर्भर करता है? यह जो है क्रय शक्ति समता का सिद्धांत मध्यस्थता के विचार पर निर्भर करता है। यानी मध्यस्थता के विचार ऑप्शन में दिया होगा तो वो सही हो जाएगा। एक स्थान पर एक वस्तु खरीदने और तुरंत दूसरे स्थान पर उच्च मूल्य पर बेचने का अवसर, मूल्य अंतर का लाभ उठाते हुए यह अंततः कीमतों को अभिसरित करेगा, क्योंकि खरीद और बिक्री कीमतों को संतुलित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक से पानी के वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। नमक पानी में घुलनशील होता है, इसलिए वाष्पीकरण पर पानी वाष्प में बदल जाएगा, जबकि नमक के क्रिस्टल कंटेनर में ही रहेंगे, इसलिए इसे पृथक्करण के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है और इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत राज्य में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। साल 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के सर्वेक्षण के मुताबिक आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.9% है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की साक्षरता दर जान लीजिए। तेलंगाना की साक्षरता दर 72.8% है। कर्नाटक की साक्षरता दर 77.2 है। महाराष्ट्र की साक्षरता दर 77.6 है। सिक्किम की साक्षरता दर 76.6 है। मणिपुर की साक्षरता दर 76.5 है। असम की साक्षरता दर 76.3 है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्यों की जानकारी, बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 66.95 है। राजस्थान की साक्षरता दर 67.06% है। केरल की साक्षरता दर
96.2% जो सबसे ज़्यादा है। मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 92%। और मैंने जनगणना का जो है 2 घंटे का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, इसको जरूर देख लीजिएगा जिससे जनगणना का प्रश्न आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है सत्रिया नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इसका प्रश्न पूरा मिला नहीं है, जान लेते हैं। असम का यह शास्त्रीय नृत्य है और 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। और वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया था। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव है। शंकर देव ने सत्रिया नृत्य को अंकिया नाट्य यानी शंकर देव द्वारा तैयार किया गया असमिया एकांकी नाटकों का एक रूप के लिए संगत के रूप में बनाया था। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया। यह परंपरा सत्रों के भीतर बढ़ी थी और विकसित हुआ और यह नृत्य रूप सत्रिया नृत्य कहे जाने लगा। अगर बात करें कुछ प्रमुख प्रतिपादक सत्रिया के संबंधित, सबसे पहले जो है बापू राम बरबयान जो है ये सत्रिया से संबंधित है। मनीराम डट्टा मुख्तियार बरबयान, जिसके लास्ट में बरबयान आ गया वो समझ लीजिएगा सत्रिया से संबंधित है। गहन चंद्र गोस्वामी भी लास्ट में आ जाए वो भी सत्रिया से संबंधित होते हैं। जीवेश्वर गोस्वामी ये भी सत्रिया से संबंधित है। प्रदीप चलिहा सत्रिया हो जाएगा। ललित चंद्रनाथ ओझा सत्रिया। गोपीराम बरबयान ये भी सत्रिया। राकेश्वर सैकिया ये भी सत्रिया हो जाएगा। हरिचरण सैकिया, कोसा कांटा देसी गोस्वामी, आनंदा मोहन भगवती, गुणकंता डट्टा बरबयान, प्रभात शर्मा, जतिन गोस्वामी इम्पोर्टेंट है, परमानंद बरबयान, मणिक बरबयान, घनकांत बरबयान, जीवनजीत डट्टा ये सभी सत्रिया से संबंधित है। टंकेश्वर हजारिका बरबयान, मोहिकांत बरबयान और भावनंदा बरबयान ये सभी जो है सत्रिया से संबंधित है। अब चलिए हिंदी के भी प्रश्न मिले वो भी देख लेते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो इसका एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुख्य का विलोम पूछा गया। मुख्य का विलोम गौण हो जाएगा। अगर बात करें मैथ में जो 3 जो है चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था और एक जो है सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था। इस बात को याद रखिएगा। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वही बात करें परसेंटेज जो है 2 प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग में बहुत अच्छे प्रश्न मिले हैं। एक जो है कुछ बता रहे थे एनालॉगी का प्रश्न था, जूता का संबंध जो है काला हो जाएगा तो कपड़ा का संबंध क्या होगा? ये तो ऑप्शन के अनुसार होता, यानी कपड़ा का जो ऑप्शन में लगेगा, मान के चलिए रंग का है तो वो कपड़ा का मान के चलिए सफ़ेद ऑप्शन में होगा तो सफ़ेद भी क्लिक कर सकते हैं। तो टोटल इतने प्रश्न मिले। अगर आप लोग को और कुछ प्रश्न याद है तो जरूर भेज दीजिएगा। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको लगातार जो एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। और उन सभी का पीडीएफ जो है आपको रात में 9 बजे तक सभी पीडीएफ को कंबाइन करके आपको दे दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न याद है तो जरूर भेज दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।